हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सेकंड लेक्चर ऑफ यूनिट्स एंड डायमेंशन। और जहाँ पे हम कवर कर रहे हैं JEE मीन्स और NEET एंट्रेंस एग्जाम का न्यूमेरिकल्स और कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, तो फर्स्ट जो लास्ट लेक्चर तक मैंने तो कुछ न्यूमेरिकल्स और यूनिट्स एंड डायमेंशन का कुछ बेसिक्स बताया था। आज हम बेसिकली कॉन्सेंट्रेट करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन में। तो थोड़ा मैं लिख देता हूँ थ्योरी, ज़रूरत नहीं है यहाँ पर थ्योरी का, यहाँ पे तो न्यूमेरिकल्स ही सॉल्व करना है। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन टू फाइंड आउट, नहीं, पहला एप्लीकेशन होगा टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर, वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को हम कैसे लिखते हैं, उसका न्यूमेरिकल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई उसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटी तो सेम रहेगा, अगर हम डिफरेंट यूनिट ऑफ मेजरमेंट लेते हैं तब भी। सो N1 इक्वल टू N1U1 इक्वल टू N2U2। अगर हमें न्यूमेरिकल वैल्यू इन वन सिस्टम दिया हुआ है और N2 हमें बोलता है निकालने को, तो N1 इंटू U1 बाई U2, तो N2 हो जाएगा N1 इंटू, इसको हम लिखेंगे MLT, डायमेंशन तो सेम रहेगा, M1 L1 T1 होल टू द पावर A, या A B और C डायमेंशन, और M2 A L2 B T2 C, मतलब सेकेंड सिस्टम में। तो N2 हो जाएगा न्यूमेरिकल वैल्यू इन another system M1 by M2 to the power A, L1 by L2 to the power B और T1 by T2 to the power C। ठीक है, तो इससे हम न्यूमेरिकल वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं, जल्दी देख लेते हैं। 1 जूल को अगर हम CGS सिस्टम में लेंगे तो CGS सिस्टम में उसका यूनिट है आर्ग्स, तो कितना न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा। अच्छा, जूल का डायमेंशन क्या होता है, M1 L2 T-2। ठीक है, एनर्जी का डायमेंशन, तो हम क्या करेंगे, अभी फॉर्मूला यूज़ करेंगे N2 इक्वल टू N1 इंटू M1 बाई M2 होल टू द पावर A, L1 बाई L2 T टू द पावर B, T1 बाई T2 टू द पावर C। तो न्यूमेरिकल वैल्यू इन फर्स्ट सिस्टम है 1 जूल, 1 बिठा दिया। M1 मास इन फर्स्ट सिस्टम SI सिस्टम है क्योंकि जूल है, तो SI सिस्टम में मास हो जाएगा 1 kg और यहाँ पे हो जाएगा 1 ग्राम। A का वैल्यू है 1, L1 का हो जाएगा 1 मीटर, ये हो जाएगा 1 सेंटीमीटर 2, और T1 T2 तो सेकंड रहेगा और इसका है -2। तो कितना बन गया बच्चों बताओ, 1 इंटू 1000 ग्राम बाई 1 ग्राम इंटू 100 सेंटीमीटर बाई सेंटीमीटर का स्क्वायर, और ये चला गया कैंसिल, ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर कैंसिल, तो न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगा 1000 इंटू ये 4 हो जाएगा यहाँ पर, तो हो जाएगा 10 टू द पावर 7, मतलब 1 जूल इक्वल टू 10 टू द पावर 7 आर्ग्स। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला एप्लीकेशन। तो इसको नोट डाउन करो पॉज करके। क्लासेस पावरफुल होंगी, थोड़ा स्पीड में पढ़ाना पड़ेगा ताकि कवर हो जाए जल्दी। इजी है ये तो, बोर्ड्स लेवल में भी आपको समझ में आ गया होगा। रब कर दूं? अच्छा चलो, अभी सेकंड एप्लीकेशन, थर्ड एप्लीकेशन, फोर्थ एप्लीकेशन क्या क्या था एक बार रिकलेक्ट कर लेते हैं। सेकंड एप्लीकेशन टू फाइंड आउट द डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल कांस्टेंट का डायमेंशन निकालना है, तो हम कर सकते हैं इसे। थर्ड क्या है, टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ ए फॉर्मूला। कोई भी फॉर्मूला दिया गया है तो लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन और राइट हैंड साइड का डायमेंशन अगर सेम होता है तो उसको डायमेंशनली करेक्ट कहा जाएगा। 4 नंबर क्या था, टू एस्टेब्लिश ए रिलेशन यूजिंग द मेथड ऑफ डायमेंशंस। ठीक है, कोई अगर फिजिकल क्वांटिटी किसी और फिजिकल क्वांटिटीज़ में डिपेंड करता है तो हम एक रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं कि वो रिलेशन अप्रोक्सीमेटली क्या होगा।
ठीक है, मेथड ऑफ डायमेंशन। तो अभी हम लोग देखेंगे, एक प्रिंसिपल है होमोजेनिटी का, वो भी बता देता हूँ। होमोजेनिटी क्या कहता है कि लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन राइट हैंड साइड का डायमेंशन सेम होगा। अगर हम ऐड कर रहे हैं दो फिजिकल क्वांटिटीज़ को, अगर हम ऐड कर रहे हैं दो फिजिकल क्वांटिटीज़ को या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं दो फिजिकल क्वांटिटीज़ को, तो उनका डायमेंशन सेम होना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ आप थोड़ा याद रख देना। और अभी मैं न्यूमेरिकल्स में चला जाता हूँ, यहाँ पे थ्योरी में टाइम वेस्ट करके फ़ायदा नहीं है। न्यूमेरिकल्स करेंगे और कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे न्यूमेरिकल्स के साथ। तो चलिए न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम 1, आज का प्रॉब्लम 1। प्रॉब्लम 1 है आज का, द इक्वेशन p प्लस a बाई वी स्क्वेयर इंटू वी माइनस बी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। Then you have to find the unit of A will be option A dyne into centimeter to the power 5, option B dyne into centimeter to the power 4, फिर है dyne पर सेंटीमीटर क्यूब और फिर है dyne पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसको कैसे निकालना है, A का यूनिट निकालना है, एकदम इजी है। तो P के साथ, P क्या होता है यहाँ पे, प्रेशर, ठीक है। V क्या होता है यहाँ पे, वॉल्यूम। अच्छा, तो P को ऐड किया हमने A बाई वी स्क्वायर से, सो P का डायमेंशन विल बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ A बाई वी स्क्वायर। तो A हो जाएगा P मल्टीप्लाइड बाई वी स्क्वायर। P का यूनिट क्या है, P का यूनिट क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर प्रेशर है। वॉल्यूम का क्या है, वॉल्यूम का है एल क्यूब का स्क्वायर मतलब एल टू द पावर 6, मतलब मीटर टू द पावर 6, ठीक है ना। मीटर क्यूब का स्क्वायर मीटर टू द पावर 6। तो क्या हो गया, न्यूटन और 6 माइनस 2 हो गया 4, और CGS में लिखेंगे तो न्यूटन हो जाएगा डाइन और ये हो जाएगा मीटर हो जाएगा सेंटीमीटर टू द पावर 4। खत्म, A का यूनिट डाइन इंटू सेंटीमीटर टू द पावर 4। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल का करेक्ट ऑप्शन, बी ऑप्शन इज करेक्ट। हमें CGS सिस्टम में सब ऑप्शंस दिया गया है, तो CGS में बस कन्वर्ट करना है, न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पे डील नहीं करना है क्योंकि हमें यूनिट ही निकालना है। तो इसको नोट डाउन कीजिए जल्दी से, समझ में आ गया, ओके। तो चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है प्रॉब्लम नंबर 2, x इक्वल टू 3yz स्क्वेयर, फाइंड डायमेंशन y इन MKS A system if x and z are dimensions of capacity and magnetic field respectively। ऑप्शन ए है हमारा m-3 l-2 t to the power -4 a-1 ml-2, c है हमारा m-3 l-2 t to the power 4 a to the power 4, और d है हमारा m-3 l-2 t to the power 8 a to the power 4। चलो तो इसको सॉल्व करते हैं। पहले तो हम x और z का डायमेंशन लिख देते हैं। x किसका है, कैपेसिटी का, z किसका है, मैग्नेटिक फील्ड का। तो कैपेसिटी का मैंने लास्ट क्लास में बताया था आपको, कैपेसिटी होता है q बाई वी, q होता है चार्ज, चार्ज होता है करंट मल्टीप्लाइड बाई टाइम। तो क्या हो जाएगा डायमेंशन c का 80, और पोटेंशियल का तो बता दिया था मैंने, पोटेंशियल होता है वार्क डिवाइडेड बाई चार्ज। तो वार्क का होता है m1 L2 T-2, चार्ज का होता है 80, तो V का हो जाएगा m1 L2 T-3 A-1, ठीक है ना। आप थोड़ा चेक कर लेना मेरे साथ साथ,
m1 l2 t माइनस 3 a माइनस 1, तो c का डायमेंशन हो जाएगा m माइनस 1 l माइनस 2 t 1 और 3 हो जाएगा 4 और a का हो जाएगा 1 माइनस ऑफ माइनस 1 मतलब 8। ठीक है, ये हो गया मेरा कैपेसिटेंस का डायमेंशन। अच्छा, अभी मैग्नेटिक फील्ड मतलब z का डायमेंशन, x तो कैपेसिटेंस था तो x का डायमेंशन निकाल लिया। अभी मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन निकालने के लिए हम यूज़ करेंगे E इक्वल टू डी फाई बाई डी टी। ई क्या था? पोटेंशियल था, मतलब वोल्ट था, और फाई को हम लिखते हैं मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाई एरिया और डिवाइडेड बाई टाइम। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन क्या हो जाएगा? E इंटू टी मतलब टाइम डिवाइडेड बाई ए है हमारा एरिया। तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे कौन सा वेरिएबल रिप्रेजेंट कर रहा है? z। तो z का हो जाएगा, E तो वोल्ट है, तो वोल्ट का डायमेंशन तो हमने निकाल लिया। वोल्ट का डायमेंशन है m1 l2 t माइनस 3 a माइनस 1 और टाइम का t और नीचे हो गया एरिया मतलब l स्क्वायर कट गया, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन निकल के आएगा सर m1 l0 t माइनस 3 प्लस 1 मतलब माइनस 2 a माइनस 1। ठीक है, ये हो गया हमारा z का। तो x और z का मैंने पहले डायमेंशन निकाल लिया। अच्छा, x और z का डायमेंशन निकाल लिया। अभी x क्या दिया गया है हमें? x है 3yz स्क्वायर और हमें बोला है किसका निकालना है? y का। तो y का डायमेंशन होगा डायमेंशन ऑफ x डिवाइडेड बाई डायमेंशन ऑफ z स्क्वायर। तो यहाँ पे बिठा दो, और क्या x का क्या है? x का है m1 l माइनस 2 t4 a स्क्वायर और z स्क्वायर का हो जाएगा m2 l0 t माइनस 4 a माइनस 2। तो अगर y का लिखोगे तो y का हो जाएगा m माइनस 1 l माइनस 2 t 4 और 4 8 a 2 और 2 4। ठीक है, तो m माइनस 1 l माइनस 2 m माइनस 1, m का ऑप्शन गलत लिख दिया क्या मैंने? देखो तो एक बार, सब तो सही निकाला ना? m माइनस 3 तो नहीं आ रहा है। एक सेकेंड, अच्छा यहाँ पे एक गलती कर दिया था मैंने, देख लो m का -1 था, ठीक है ना, तो यहाँ पे m को +1 लिख दिया था, ठीक है, तो -1 -2 हो जाएगा -3। तो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है? -3 l -2 t8 a4, मतलब ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन चेक कर लेना, बस नोट करो, जल्दी नोट करो। पहले कैपेसिटेंस मतलब x का डायमेंशन, फिर z का डायमेंशन मतलब मैग्नेटिक फील्ड निकालो और यहाँ पे जाके पुट कर दो वैल्यूज़ को, फिर y का डायमेंशन निकल के आ जाएगा, ऑप्शन डी के साथ मैच हो जाएगा। रब कर दूँ, नेक्स्ट प्रॉब्लम में चला जाता हूँ। चलो, अच्छा अभी एक टास्क देता हूँ आपको बीच में। इफ L, C and R denote inductance, capacitance and resistance respectively, then dimension of C square LR is option A ml -2t -1 I0, करंट को I से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है, एम्पियर भी आप लिख सकते हो,
m0 l0 t3 i0, फिर हो जाएगा आपका m-1 l-2 t6 i², और d दिया गया है आपको m0 l0 t2 i0। तो ये आपको निकालना है। c का डायमेंशन निकालो पहले, l का डायमेंशन निकालो, रेजिस्टेंस का डायमेंशन निकालो, फिर c² LR का डायमेंशन निकाल लो। कुछ टफ नहीं है, एकदम इजी है, निकाल लो। ठीक है, तो ये आपको करके मुझे दिखाना है, और आप हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल में देख जाएंगे। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल में चलते हैं। पहले इसको नोट डाउन करो जल्दी से, पॉज करके वीडियो को। चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आज का प्रॉब्लम नंबर 4। ठीक है, द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल एट टाइम t, किसी भी पार्टिकल का पोजीशन दिया गया है किसी भी टाइम t पर, इज गिवन बाय रिलेशन xt is equal to v0 by alpha 1 minus e to the power minus alpha t, where v0 is constant and alpha greater than 0, the dimension of v0 and alpha are, option A, m0 l1 t-1 and t-1, option B, m0 l1 t0 and t-1, option C, m0 l1 t-1 and lt-2, option D, m0 l1 t-1 and t। अच्छा, ये करना है हमको। ठीक है, स्टार्ट करूं? क्वेश्चन लिख लो पहले। चलो स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन दिखने में टफ लग रहा है, कुछ टफ नहीं है, एकदम इजी है। 1 माइनस ई टू द पावर माइनस अल्फा टी। अच्छा, एक चीज़ बता देता हूँ, जो एक्सपोनेंशियल टर्म होता है ना, एक्सपोनेंशियल अगर एक्सपोनेंट कुछ दिया जाता है तो उसका वैल्यू तो कांस्टेंट आएगा, मतलब ये पूरा क्वांटिटी जो है डायमेंशन लेस आएगा, मतलब ई टू द पावर माइनस अल्फा टी। एक्सपोनेंशियल का टर्म जो होगा वो पूरा क्वांटिटी डायमेंशन लेस होता है, मतलब खुद तो डूबेगा, अल्फा को लेकर डूबेगा, मतलब खुद का तो डायमेंशन 0 है और सबका डायमेंशन भी 0 होगा, मतलब दिस टर्म एज ए होल इज डायमेंशन लेस। मतलब कितना है डायमेंशन? 1 है, कुछ डायमेंशन नहीं है। तो हम क्या लिख सकते हैं, डायमेंशन ऑफ अल्फा टी इज इक्वल टू 1। तो अल्फा टी का डायमेंशन 1 के साथ सेम होगा। अल्फा टी का डायमेंशन, क्योंकि इसका पूरा डायमेंशन लेस होता है तो ये भी डायमेंशन लेस है, तो अल्फा टी का कितना होगा? 1 होगा। तो अल्फा का डायमेंशन कितना होगा? 1 बाई टी मतलब टी टू द पावर माइनस 1। तो टी टू द पावर माइनस 1 कौन सा ऑप्शन में है? अच्छा, ये दोनों ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया, सी और डी। ए और बी बचा, ए और बी में चेक करना है। अच्छा, दोनों में टी माइनस वन है अल्फ़ा का। अच्छा चलो अब वी नॉट का निकालते हैं। तो ये क्वांटिटी अगर डायमेंशन लेस है तो एक्स का डायमेंशन किसके साथ होगा? वी नॉट बाई अल्फ़ा के साथ बराबर होना पड़ेगा, प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी। लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन इक्वल टू राइट हैंड साइड का डायमेंशन। मतलब हम लिख सकते हैं डायमेंशन ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वी नॉट बाई अल्फ़ा। एक्स क्या था? पोजीशन। पोजीशन का डायमेंशन क्या होता है? एल वी नॉट, और अल्फ़ा का कितना निकल के आया? टी टू दी पावर माइनस 1। तो वी नॉट का डायमेंशन हो जाएगा एल टी माइनस 1। ठीक है, तो एल टी माइनस 1 हो गया वी नॉट का डायमेंशन, और अल्फ़ा का डायमेंशन हो गया टी माइनस 1। क्या टफ था इसमें? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। इजी है ना? समझ में आ रहा है? चलो टाइम वेस्ट ना करते हैं, नेक्स्ट न्यूमेरिकल में चलते हैं। आप जल्दी से पॉज करके नोट डाउन कर लेना, ठीक है? अच्छा, अभी नेक्स्ट देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 5 आज का। प्रॉब्लम नंबर 5 क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स
is given by n equal to minus d n2 minus n1 by x2 minus x1 crossing a unit area perpendicular to x-axis in unit time where n1 and n2 are number of particles per unit volume for the value x meant to x2 and x1, find dimension of D. Option A m0 lt minus 1, option B m0 l2 t minus 4, option C m0 lt minus 3, ऑप्शन डी m0 l2 t minus 1। अच्छा, डी का एक स्पेशल नाम भी है, इसको कहते हैं डिफ्यूजन कांस्टेंट। अच्छा ये छोड़ो, बता रहा हूँ बस नॉलेज के लिए। अच्छा तो सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन एकदम इजी है, आप कुछ कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन में मत जाइए, आप कैसे सिंप्लीफाई करते हैं उसको सीखिए पहले। हमारा रिलेशन क्या दिया गया है, n इक्वल टू माइनस डी n2 माइनस n1 x2 बाई x1। n क्या है, n है नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्रॉसिंग ए यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू x एक्सिस इन यूनिट टाइम। इन यूनिट टाइम मतलब n का जो डायमेंशन होगा उसको हम लैंग्वेज में कैसे लिख सकते हैं, n इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया इन यूनिट टाइम, मतलब पर यूनिट टाइम। तो n का डायमेंशन क्या निकल के आएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स का तो कोई डायमेंशन नहीं होता, तो इसको 1 लिख दो और एरिया का लिख दो l², टाइम का लिख दो t, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स का डायमेंशन आ जाएगा, मतलब n का डायमेंशन आ जाएगा l-2 t-1। अच्छा पहले n का डायमेंशन निकाल लिया। n1 और n2 क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। अच्छा तो डायमेंशन ऑफ n1 इक्वल टू डायमेंशन ऑफ n2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। अच्छा तो n1 इक्वल टू n2 इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो ऊपर में तो 1 और वॉल्यूम का होता है l3, तो n1 इक्वल टू n2 इक्वल टू l-3। अच्छा ये x पोजीशन है, तो x1 और x2 का डायमेंशन क्या होगा, x1 इक्वल टू x2 इक्वल टू l। हो गया, तो डायमेंशन ऑफ d निकालना है, d का डायमेंशन निकालना है। तो d का डायमेंशन निकालेंगे कैसे, डायमेंशन ऑफ d इज इक्वल टू, इधर से देखिए डायमेंशन ऑफ n मल्टीप्लाइड बाई डायमेंशन ऑफ x, x2 और x1 का तो सेम होगा, सब्ट्रैक्शन हो रहा है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो x1 और x2 दोनों का डायमेंशन सेम होगा, डिवाइडेड बाई डायमेंशन ऑफ n2 माइनस n1, कोई भी ले लो, n2 ले लो चलो, तो d का डायमेंशन होगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स n का डायमेंशन हमने निकाल लिया l-2 t-1 इंटू x का डायमेंशन है l और n2 का क्या डायमेंशन है l-3, तो क्या निकल के आएगा बोलो, -2 + 1 हो जाएगा -1 माइनस ऑफ -3 मतलब प्लस, तो -1 + 3 मतलब 2 और l2 t-1 कौन सा ऑप्शन, l2 t-1, ऑप्शन डी इज करेक्ट, l2 t-1। ध्यान से देखो, पहले इंडिविजुअल का डायमेंशन निकाल लो, फिर रिलेशन से डी का डायमेंशन निकाल लो, एकदम इजी है, कोई टफ नहीं है। ये आईआईटी में पूछा गया सवाल है, क्या टफ है इसमें, एकदम इजी है। आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, मुझे तो छोड़ा आदत है, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, एक दिन में नहीं आएगा, ये प्रैक्टिस करने के बाद ही आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं, चलो रब कर दूं, ओके। ज़्यादा स्पीड तो नहीं हो रहा है, बताना मुझको आप लोग।
तो चलो नेक्स्ट देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 6. द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल varies with distance x from a fixed origin as u equal to a root x by x square plus b, where a and b are dimensionless constants, then dimensional formula for AB is option A ml7/2 t minus 2, option B ml11/2 t minus 2, option C m2l9/2 t minus 2, option D ml13/2 t minus 3. ठीक है, तो चलो करते हैं. इसमें क्या टफ है? सोल्यूशन. u हमें रिलेशन दिया गया है a रूट एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस बी. तो एक चीज़ तो पता है हमें, x क्या होता है? पोजीशन. u तो हमें बताया गया है पोटेंशियल एनर्जी. a और b तो डायमेंशन लेस कांस्टेंट है. अच्छा सर, तो कैसे करेंगे? एक चीज़ तो पता है, एक्स स्क्वायर को b के साथ ऐड किया तो डायमेंशन ऑफ b इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब डायमेंशन ऑफ b इज इक्वल टू L2. अच्छा, हो गया. अभी u का डायमेंशन तो हमें पता है, u का डायमेंशन तो एनर्जी का डायमेंशन है, और इसको अगर डायमेंशन में लिखते हैं तो a को हटा दो, a का तो डायमेंशन है नहीं, और एक्स स्क्वायर का डायमेंशन और b का डायमेंशन तो सेम होगा. तो क्या होगा बताओ? नीचे तो एक्स स्क्वायर ही लिख देता हूँ, ठीक है ना. तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? m1l2 t minus 2. एनर्जी का तो डायमेंशन m1l2 t minus 2, x का डायमेंशन मतलब l टू द पावर हाफ, और नीचे हो गया l स्क्वायर. नीचे क्या हो गया? l स्क्वायर. तो यहाँ से a का डायमेंशन निकल के आ जाएगा, a का डायमेंशन निकल के आ जाएगा. a को रख देता हूँ. यहाँ पे शायद गलती क्या है क्वेश्चन में, ये कांस्टेंट होगा बस, डायमेंशन लेस नहीं होगा. a एंड b आर कांस्टेंट्स लिख दो, ठीक है, क्योंकि डायमेंशन तो निकल के आ रहा है ना b का. तो क्वेश्चन में थोड़ा गलती था, करेक्ट कर दिया. m1 l टू द पावर 4 t माइनस 2 डिवाइडेड बाई l टू द पावर हाफ. तो a का डायमेंशन जो निकल के आएगा, a का डायमेंशन आएगा m1, 4 माइनस हाफ हो जाएगा कितना? 4 माइनस हाफ कितना हो जाएगा बोलो? 2, 8, 7/2. अच्छा सर, 7/2 आ रहा है, वेरी गुड, 7/2 आ रहा है. t माइनस 2. a और b का हमने डायमेंशन निकाल लिया एक्सप्रेशन से. अभी क्या करना है? हमें डायमेंशन फार्मूला ए बी का निकालना है. तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ए बी क्या होगा? ए बी होगा m1l7/2 t माइनस 2, और b का डायमेंशन हमने निकाला l2. तो क्या होगा? m1l7/2 प्लस 2, 7/2 प्लस 2 कितना होगा? 2, और 7 यहाँ पे 4, मतलब 11/2, 11/2 t माइनस 2. चलो हो गया. चलो देखते हैं अभी कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है. m का 1, l का 11/2, t का -2. हो गया, ऑप्शन बी इज करेक्ट. तो इसको नोट डाउन करो. नेक्स्ट प्रॉब्लम करवाता हूँ. कर लिया? चलो. तो अभी हम प्रॉब्लम 7 देखेंगे. तो प्रॉब्लम 7 क्या है? द इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव. ये सब छोड़ो आप कि सर स्टेशनरी वेव क्या होता है, ये सब आप पढ़ेंगे बाद में. और जिन्होंने पढ़ लिया है वेल एंड गुड, ये लास्ट चैप्टर में आएगा हमारा फर्स्ट ईयर का सिलेबस का. 2 पाई सी टी बाई लेमड़ा
इंटू कॉस 2 पाई। कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन देता है एकदम एंट्रेंस में, कुछ डरने का बात नहीं है। आपको बस होमोजेनिटी का बेसिक्स पता होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज रॉन्ग, ये पूछा है, रॉन्ग कौन सा है? ऑप्शन ए, द यूनिट ऑफ सीटी इज सेम एज दैट ऑफ लैम्डा। ऑप्शन बी, the unit of x is same as that of lambda. Option C, the unit of 2 pi c by lambda is same as that of 2 pi x by lambda t. Option D, the unit of c by lambda is same as that of x by lambda. चलो नोट डाउन करो क्वेश्चन को पहले। कर लिया? चलो मैं आपको 2 करके दिखा देता हूँ यहाँ पर, आप लास्ट 2 ऑप्शन वेरीफाई कर लेना। क्या कहा गया? द यूनिट ऑफ सीटी इज सेम एज दैट ऑफ लैम्डा। अच्छा, तो एक चीज़ पहले भी बताया था, एक्सपोनेंट में क्या था? खुद तो डूबता है, दूसरे को भी लेके डूबता है। यहाँ पे भी जो साइन और कॉस है, ये सब तो डायमेंशन लेस होता है, एंगल है, ये तो साइन के अंदर में लिखा हुआ है, कॉस के अंदर में लिखा हुआ है, सो एंगल्स आर डायमेंशन लेस। सो 2 पाई सी टी बाई लेम्डा का जो डायमेंशन होगा ये होगा 1, बिकॉज इट इज डायमेंशन लेस। तो सी टी का जो डायमेंशन होगा वो लेम्डा के बराबर है, तो इन दोनों का यूनिट तो सेम होगा। ये हो गया ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज करेक्ट, द यूनिट ऑफ सी टी इज सेम एज दैट ऑफ लेम्डा। चलो अभी सेकेंड ऑप्शन देखते हैं, द यूनिट ऑफ एक्स इज सेम एज दैट ऑफ लेम्डा। अच्छा, अभी एक्स 2 पाई एक्स बाई लेम्डा वो भी डायमेंशन लेस होगा, मतलब 1 होगा। सो डायमेंशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ लेम्डा, सो ऑप्शन बी इज ऑल्सो करेक्ट। अच्छा, अभी सी और डी आप खुद वेरीफाई कर लेना। 2 पाई सी बाई लेम्डा, 2 पाई सी बाई लेम्डा और 2 पाई एक्स बाई लेम्डा टी का डायमेंशन सेम है कि नहीं, और वही प्रिंसिपल यूज़ करना है, डायमेंशन लेस, दोनों में वही करना है। सी बाई लेम्डा इज सेम एज दैट ऑफ एक्स बाई लेम्डा। तो सी और डी आप खुद वेरीफाई करना कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है। पहला 2 स्टेटमेंट तो करेक्ट है, मैंने बता दिया। तो ये टास्क है आपका, आपको ये करना है। तो पहले एक टास्क दिया था, यहाँ पे एक टास्क दिया, ये दोनों करके आपको मुझे इन्फॉर्म करना है, ठीक है। तो आज का लेक्चर बस यहाँ तक, छोटा सा लेक्चर है। नेक्स्ट लेक्चर में संडे में मैं यूनिट्स एंड डायमेंशन का और प्रॉब्लम्स करवा के कंप्लीट करके एरर स्टार्ट कर दूंगा एंट्रेंस में, ठीक है। तो पहले आप यहाँ तक सॉल्व कीजिए, एक बार ख़त्म हो जाएगा उसके बाद मैं डीपीपी दूंगा आपको प्रैक्टिस करने के लिए, प्रॉब्लम्स दूंगा इंपॉर्टेंट जहाँ पे सॉर्टेड है, आप सॉल्व करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।